जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10th या 12th या 9th सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गद्य और पद्य क्या है और उनके बीच अंतर, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं गद्य क्या है, गद्य का अर्थ, परिभाषा, संरचना, पहचान। पद्य, पद्य दैट मीन्स काव्य क्या है, पद्य का अर्थ, परिभाषा, संरचना एवं पहचान, और पूरे फुल कंसेप्ट के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो आज के क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी लोग हिंदी को पढ़ना समझना चाहते हैं वहां पर इन लोगों को पता चल जाएगा कि गद्य और काव्य में अंतर क्या है, वो पता चलेगा। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं एक छोटी सी लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य को लिखने के लिए हम लोग दो विद्याएं का उपयोग करते हैं। दो विद्याएं प्रमुख है, इसके अलावा भी विद्याएं हैं लेकिन दो प्रमुख है हिंदी साहित्य के लिए। एक जो है वो क्या भैया, गद्य है, और दूसरा क्या है, पद्य है। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। पद्य को कई लोग काव्य बोल देते हैं, यहां पर इसको कई लोग काव्य बोल देते हैं। ओके, काव्य। चलिए आगे हम लोग समझते हैं गद्य और पद्य क्या है। गद्य और पद्य क्या है, तो यहां पर हम आपको समझा दें कि कविता और दोहा यह सब पद्य कहलाते हैं। कविता और दोहा जो आता है वो पद्य के अंतर्गत आता है, और इसमें आपको लय देखने को नहीं लय देखने को मिलता है। तो पद्य के अंदर लय देखने को मिलता है और गद्य के अंदर लय देखने को नहीं मिलता है। तो कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध इत्यादि में लय नहीं होते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। यहाँ पर भली बात आप समझ रहे हो, दो तीन बातें और विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं इसको। अभी आपने देखा कि कविता और दोहा जो है वो पद्य है, ठीक है, और इसमें लय देखने को मिलता है, लय होता है, तारतम्यता होती है, ठीक है। उसके बाद कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध इत्यादि में लय नहीं होता है, यानी आपको यह पता चला कि गद्य खंड में कोई लय नहीं होता। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा गद्य का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। कहां से माना जाता है भैया, तो ऋग्वेद से। गद्य का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। और हिंदी गद्य का हिंदी गद्य का उद्भव हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि गद्य का जो है उद्भव, उत्पन्न कब हुआ था, तो आधुनिक काल में। और आधुनिक काल कहो और भारतेंदु युग कहो, बात से में आधुनिक काल के भारतेंदु युग में गद्य का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, उत्पन्न हुआ था। आगे बढ़ा जाए, हम लोग देख रहे हैं गद्य का शाब्दिक अर्थ समझने वाले हैं। गद्य का शाब्दिक अर्थ, तो गद्य जो है तो गद्य धातु से, गद्य जो है वो गद्य धातु में यत् प्रत्यय लगाने से बनता है, यानी कि गद्य धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर गद्य शब्द बनता है। गद्य का अर्थ बोलना या व्यक्त करना होता है। गद्य का अर्थ बोलना या व्यक्त करना होता है, बोलना या व्यक्त करना। तो यहां पर आपने देखा कि गद्य धातु में यत् प्रत्यय, गद्य धातु में यत् प्रत्यय लगाने से बनता है, गद्य बनता है। और गद्य का अर्थ होता है बोलना, व्यक्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को लिखित या मौखिक भाषा के रूप में व्यक्त करने के लिए गद्य का उपयोग किया जाता है। यानी गद्य का उपयोग किस लिए करेंगे, तो अपने विचारों को लिखित रूप या मौखिक रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गद्य का इस्तेमाल करते हैं। राइट, आगे बढ़ा जाए। चलिए, गद्य की संरचना कैसी होती है, तो गद्य की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसकी संरचना कैसी होती है, तो आप किसी भी कक्षा के हिंदी कविता पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ पाठ, देखिएगा आप किसी भी हिंदी कक्षा के आप किसी भी कक्षा के हिंदी की किताब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, किताब पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे कि कुछ
कविता होती है, कुछ कहानियां होता है, कुछ दोहा होता है, कुछ एकांकी होता है, कुछ निबंध होता है और भी बहुत सारा चीजें जैसे यात्रा वृत्तांत, बहुत सारा चीजें उसके अंदर रहता है। कविता और दोहा सब पद्य कहलाते हैं और इसमें लय होता है। कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, इसमें लय नहीं होता है, इससे हम लोग गद्य कहते हैं। ये सीधा सीधा आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। गद्य की परिभाषा अगर हम लोग दे, उतना चीजें जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उस आधार पर अगर गद्य की परिभाषा निकाला जाए, जो बहुत ही बेहतरीन परिभाषा आपके सामने है कि वैसी वाक्यबद्ध रचना जो छंद, ताल, लय इत्यादि से मुक्त हो। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर लिखा हुआ कि क्या है, मुक्त हो, जिसको पढ़ने के बाद रसानुभूति यानी रस का कोई अनुभव नहीं, रसानुभूति यानी रस का अनुभव, एहसास नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। इसके उदाहरण जो है वो क्या क्या है, गद्य के अंदर रचना, निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, घटना वृत्तांत, ये सब आते हैं, ठीक है, इत्यादि किसके उदाहरण है। तो जितने भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीजें जो है वो क्या है भैया, ये सारा का सारा चीज जो है वो गद्य के अंतर्गत आता है। एकांकी भी गद्य में आएगा, रचना भी गद्य के अंदर आता है, ठीक है, उपन्यास भी, घटना वृत्तांत जो है, कोई आपके सामने कोई घटना घटा है और आप उसको दूसरे के सामने सुना रहे हो, घटना वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है, तो गद्य के अंदर आता है। गद्य की प्रकृति, विशेषता एवं गुण। तो गद्य के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान दीजिएगा, गद्य की रचना अनुच्छेद या पैराग्राफ में होती है। जब भी आप गद्य देखते हैं, कहानी देखते हैं, वो पैराग्राफ में होता है। एक पैराग्राफ में कुछ विशेष बातें होती है, फिर दूसरे पैराग्राफ में कुछ बातें होती है, यानी कि जो कहानी है, यानी यूं कहे कि गद्य जो है वो पैराग्राफ अनुच्छेद में लिखा जाता है। ओके, गद्य की रचना करने वाले को लेखक कहते हैं। जो भी लोग गद्य की रचना करते हैं उनको लेखक कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यानी रचना, निबंध, कहानी, उपन्यास, या घटना वृत्तांत, जीवन, आत्मकथा, एकांकी, ये सब जो लिखने वाले लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लेखक, राइटर। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसमें देखिए, गद्य में लय नहीं होता है, तो गद्य के अंदर कहानी लिखने के लिए आपको लय की क्या जरूरत है, लय की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रस मुक्त होते हैं, इसमें कोई रस नहीं होता है। जैसे अगर किसी ने कहा राम ने रावण को माना, बहुत सारी चीजें, आप किसी चीज घटना के बारे में बता सकते हैं, उसमें आपको किसी रस की जरूरत नहीं है। गद्य में सीधे सीधे बात को क्या किया जाता है, बोला जाता है या लिखा जाता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। गद्य के वाक्य सरल एवं स्पष्ट होते हैं। जो गद्य के वाक्य होते हैं वो सरल और स्पष्ट होते हैं, वो विशेष अर्थ रखने वाले नहीं होते। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। गद्य के वाक्य का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है, यानी गद्य के जो वाक्य हैं, गद्य के वाक्य का अर्थ जो है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसमें किसी विशेष अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बोलते जाइए, कोई दिक्कत। चलिए, पद्य की रचना कैसी होती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर, आप किसी भी कक्षा की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ कविता, कुछ कहानियां, तो यहां पर हम लोग अभी तक देख क्या रहे थे, अभी तक हम लोगों ने गद्य पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया, गद्य पढ़ा था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पद्य। तो पद्य की संरचना के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोग अभी देखे थे कि जब भी किसी भी कक्षा के हिंदी का किताब जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ कहानी होता है, कुछ कविता होता है, कुछ दोहा होता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि सब में, तो जिसमें कविता और दोहा पद्य के अंतर्गत आते हैं, इसमें लय की कोई जरूरत नहीं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। और कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, ये सब लय, इसके अंदर लय की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए क्या हो गई, ये गद्य हो गया। और जिसमें लय की जरूरत होती है वो क्या होता है, वो पद्य होता है। तो लय अगर जरूरी है तो पद्य में जरूरी है, और गद्य के अंदर कोई लय की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पद्य की परिभाषा, पद्य को कई लोग काव्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, काव्य, काव्य, ठीक है।
तो आपने देखा होगा कि क्लास 12th में आपने देखा होगा कि गद्य खंड और काव्य खंड अलग होता है। आप क्लास 10th में भी देखते हैं कि गद्य खंड और काव्य खंड अलग अलग होते हैं। तो पद्य का मतलब काव्य, देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि छंद, ताल, लय इत्यादि से युक्त, उससे जुड़ा हुआ युक्त वह साहित्यिक रचना जो पाठक एवं श्रोता, जो पढ़ने वाला है और जो सुनने वाला है, पाठक और श्रोता को रसानुभूति का एहसास कराता है, उसे पद्य कहते हैं। और पद्य के उदाहरण जो है वो क्या है? कविता है, दोहा है, चौपाई है, शायरी है। आपने बहुत सारा शायरी देखा होगा, ठीक है। तो शायरी जो है, ये सारे चीज, गीत, गजल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो पद्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं, एक एक शायरी कमेंट में लिखे, देखा जाए कि किनका शायरी सबसे बेस्ट है, मोटिवेशनल है, और उनके शायरी पर मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो जो भी लोग देख रहे हैं, एक शायरी, बेहतरीन शायरी जो बच्चों को मोटिवेट करे, मोटिवेशनल शायरी आप लिखें। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपने देखा कि जो है पद्य के अंतर्गत कविता आता है, दोहा आता है, चौपाई आता है, ठीक है, गजल आता है, गीत आता है। ये सारे के सारे किस चीज के उदाहरण हैं? तो पद्य के, काव्य के उदाहरण हैं। आगे बढ़ा जाए। पद्य की विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो पद्य की प्रकृति, विशेषता एवं गुण के बारे में बात करते हैं। तो पद्य को हम लोग चरणों और पंक्तियों में लिखते हैं कि कई चरण में हम लोग इसको लिखते हैं, चरण वाइज लिखा जाता है, पद्य को लिखा जाता है। और पद्य की रचना करने वाले को कवि कहा जाता है। जो पद्य की रचना करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? उनको हम लोग कवि कहते हैं। ओके। और जो पद्य होता है लयात्मक होता है, लयबद्ध होता है, लय में होता है, राइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। पद्य में भाव की महत्ता, माने भाव की महत्व होती है, यानी इसके अंदर भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कड़वक में देखा होगा बहुत सारे, जो लही अंबही डाभ न होई तो लही, आपने इस तरीके का कड़वक में देखा होगा बहुत सारा चीजें जो है ये लयबद्ध होता है, लय के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है। कड़वक आपने देखा होगा कि पद्मावती का एक हिस्सा है, अगर ऐसे चाहोगे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो लय बहुत जरूरी है पद्य को पढ़ने के लिए, यानी पद्य जो होता है वो लयात्मक होता है, लय में लिखा जाता है। तो उसके बाद पदात्मक रचना का अर्थ विशेष होता है। तो जो भी पदात्मक रचना होता है, जो भी पद्य होते हैं, कविता होता है, उन सब के अंदर क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। ओके। किसी भी विचार को पद्य के रूप में व्यक्त करने के लिए कम शब्दों की आवश्यकता होती है। तो पद्य में कम शब्दों की आवश्यकता होती है। काव्य, पद्य या काव्य में विचार को व्यक्त करने के लिए, विचार को व्यक्त करने के लिए कम शब्दों की आवश्यकता होती है। लेकिन गद्य के अंदर अगर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हो तो साफ साफ आपको बताना होता है, तो उसमें अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने अभी देखा, तो अब ये कविता आपके लिए बहुत पहले से चली आ रही, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी ती लगा हुआ है, इसमें भी ती लगा हुआ है। तो लय की जरूरत है, तारतम्यता की जरूरत है। हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इसमें अगर जाता है तो इसमें भी क्या है? जाता है। यानी ता लास्ट में आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है? ता लास्ट में आ रहा है। तो इसको हम लयबद्ध करते हैं, लिरिक्स के साथ इसको जोड़ते हैं। उसके बाद है चिड़िया गाती है मिलजुल कर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। तो इसमें भी र है, इसमें भी र है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। इसमें भी नी है, इसमें भी नी है। तो जब भी हम लोग कविता देखते हैं तो कविता में लय होता है और तारतम्यता होती है, ठीक है, ताल होता है। तो आपने देखा कि सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। आप इसमें लय के साथ आप पढ़ते हैं कविता, और आप पद्य खंड यानी काव्य खंड पढ़ना चाहते हैं तो लय बहुत जरूरी है, लय के साथ। तो आपने यहाँ पर एक बात तो जरूर आपने समझ गए होंगे कि गद्य को लिखने के लिए लय की जरूरत नहीं होती है, और पद्य में लय के बिना काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़ा जाए।
हम लोग इसके बीच अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या है। तो बहुत ही कम शब्दों में हम लोग अंतर इसको देखने वाले हैं। तो गद्य की रचना अनुच्छेद में होती है, किसमें, किसके अंतर्गत होगा भैया, तो अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद में होता है। और गद्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है, लेखक कहा जाता है। और गद्य में लय नहीं होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लय नहीं होता है। और गद्य के वाक्य सरल एवं स्पष्ट होते हैं। एक चीज आप देखोगे, गद्य के जो वाक्य होते हैं वो सरल और स्पष्ट होते हैं, विशेष अर्थ वाले नहीं होते हैं। उसके बाद विभिन्न पद्य विभिन्न चरणों में लिखा जाता है, पंक्तियों में लिखा जाता है। और पद्य की रचना करने वाले को कवि कहा जाता है। तो ये पैराग्राफ में होता है, अनुच्छेद में होता है, और विभिन्न चरणों या पंक्तियों में होता है। और इसके अंदर लयात्मक होता है, लय जरूरी है। और पदात्मक रचना का अर्थ जो होता है वो विशेष होता है, एक स्पेशल, एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रस मुक्त होते हैं। मुक्त का मतलब नहीं, मुक्त का मतलब नहीं, युक्त मतलब है। तो ये रस मुक्त होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गद्य की है, और ये गद्य का पाठ है, और ये पद्य का है, काव्य का है। तो ये रस मुक्त होते हैं और ये रस युक्त होते हैं। इसके अंदर रस होता है और इसके अंदर रस नहीं होता है। विचार को ध्यान दीजिएगा, विचार को गद्य के रूप में व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है वो कम शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो गद्य में विचार को व्यक्त करने के लिए अधिक शब्द की और इसमें कम शब्द की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद गद्य में भाव का महत्व नहीं होता है, यानी गद्य में आपको भाव से कोई मतलब नहीं है। जब उसको पढ़ोगे तो सीधे सीधे उसके अर्थ पता चल जाएंगे, लेकिन जब गद्य पढ़ते हैं तो भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना भाव के उसके अर्थ को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए, हम लोगों ने आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। आज हम लोगों ने देखा कि गद्य और पद्य क्या है और उनके बीच अंतर देखा। तो जो भी क्लास 10th और 12th में है, 9th में भी है, तो इस चीज को लिख करके याद कर ले, इससे आसान भाषा में और नहीं हो सकता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल पर मैंने जैसा कि बोला था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, तो 1 तारीख से आपको जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है जुनून बैच। अभी आपको मैं दिखा दूं, देख लीजिए, उसका सारा फॉर्मेटिंग जो है वो रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देख लो, जुनून बैच से आपके नाम से यहाँ से आने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं जुनून बैच, जुनून बैच। यहाँ पे मैथ जो है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, यानी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा। और ये क्रैश कोर्स 2 लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, जो लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और साथ ही साथ जो 2026 में एग्जाम देने वाला है, उन लोगों को भी फायदा होने वाला है। मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए जुनून बैच, बहुत सारा चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर ये सब चीजें जो है, बहुत सारे चीजों को हम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कोई चीज हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 1 तारीख से आपका कंटिन्यू क्लास चलने लगेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मोटो है, गाँव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गाँव बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।